हाउ आर यू? माय नेम इज मनु मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने एक नया चैप्टर दैट इज टाइम एंड मोशन। देखो पहले हम तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। देन हम बात करेंगे टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम, सिंपल पेंडुलम, स्लो एंड फास्ट मोशन की हम कैसे पता करें कि स्लो मोशन है फिर फास्ट मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन हम बात करेंगे कैलकुलेशन, फिर हम ग्राफ्स वगैरह देखेंगे। तो यही कुछ टॉपिक्स है जो कि आज हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। टाइम एंड मोशन, पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मतलब माप, यूनिट्स मतलब कि जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीजों का माप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इन दी एंशिएंट टाइम्स, टाइम का तुम्हें पता है कि पहले जो लोग होते थे वो जो सन है उसकी पोजीशन लेके टाइम बता देते थे। लेकिन जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है इसको वो कैसे करते थे? इसको वो क्यूबिट, हैंड स्पैन या फिर फीट के द्वारा वो करते थे। अब देखो सबके फीट का मेजरमेंट अलग अलग होता है, हैंड स्पैन अलग अलग होता है, कोई बराबर तो होता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या मैंने बोला? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्यों मैंने बोला नॉन, क्यों लगाया? क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ये पर्सन से पर्सन वेरी करता है। देन हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो कि हर एक पर्सन के लिए इक्वल हो, इक्वल फॉर एवरीवन और यूनिफॉर्म होता है। अब ये यूनिफॉर्म क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन हम बात करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले तो हम समझ लेते हैं टाइम क्या होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट अभी भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम? सो टाइम इज डिफाइंड एज ए पीरियड बिटवीन एनी टू इवेंट्स। क्या हो? टाइम क्या है? ये वो पीरियड है, पीरियड बिटवीन एनी टू इवेंट्स, इसको हम कहते हैं टाइम। अब जो पहले के समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन की पोजीशन को देख के वो टाइम बता देते थे, ठीक है, बट उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए थे जिसके द्वारा वो टाइम को पता कर सकते थे। ठीक है, कि टाइम क्या हो रहा है। अभी जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहा है अभी तक का, जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले टाइम को पता करने के लिए, यानी अभी कितने बज रहा है, 12 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं, टाइम का मतलब आई हो आपको पता होगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था हमारा सैंडियल। सैंडियल बना होता है दो चीजों से, एक है फ्लैट प्लेट और दूसरा है ग्नोमेन। अब ये कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे प्लेट रखी होती है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप का फिगर बना रहता है। अब ऊपर सन है, अब जो सन है वो जिस साइड जाएगा, मान लो ये अभी ईस्ट की तरफ है तो इसकी जो परछाई होगी वो वेस्ट की साइड बनेगी। सीधा खड़ा रहेगा तो इसकी जो परछाई है वो उसके ठीक नीचे बनेगी, बहुत छोटी लेंथ रहेगी। क्या अभी हम ये समझते हैं कि सैंडियल के द्वारा टाइम कैसे पता करते थे? हम लोग सैंडियल के द्वारा एक्चुअली हम लोग इसकी शैडो के द्वारा टाइम पता करते थे। ये सन जिस भी साइड होगा ये उसके अपोजिट साइड में हमेशा शैडो बनाता है। ये सबको पता है शैडो की डेफिनेशन, शैडो की एक बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से ये एक है कि हमेशा जो लाइट आती है उसके अपोजिट में शैडो बनती है। ठीक है, अब जो शैडो बनती है इससे हमें ये पता लगता है इसकी ये शैडो किस साइड बन रही है और इसकी कितनी लेंथ है। बस इसी से हमें पता लगता था कि अभी टाइम कितना हो रहा है। इसको हम कहते थे सैंडियल। सेकेंड क्लॉक जो कि बनाया गया था, सेकेंड क्लॉक जो कि बनाया गया था दैट इज द सैंड क्लॉक बाय रोमन्स। रोमन्स के द्वारा ये सेकेंड क्लॉक बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, दैट इज द सैंड क्लॉक। ये होता है दो बल्ब से जुड़ा हुआ होता है। किससे? दो बल्ब से। अब यहाँ पे जब इस सैंड क्लॉक को बनाया जाता था तो इतना ध्यान रख के बनाया जाता था कि इसकी जो लिक्विड, जो इसका अभी ऊपर क्या भरा हुआ है सैंड, बहुत सारा सैंड, और सैंड पूरा फुलफिल अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो उसके बीच में इतना गैप होता था कि उसको 24 आवर्स लगते थे नीचे साइड आने में। अभी मान लो वो आधा भरा है तो मतलब कि 12 आवर्स हो चुके हैं, पूरा भर गया मतलब 24 घंटे बीत चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे हम इसी को पलट देंगे। पलटने के बाद ये वापस नीचे वाला खाली हो जाएगा और फिर से ऊपर वाला पार्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, इसी को हम कहते थे सैंड क्लॉक। इसी को देख के बनाया गया था वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक भी ऐसे ही काम करता था, बट इसमें क्या होता था, लिक्विड बना रहता था अंदर, और इसमें भी स्टैंड भरा रहता था। अब स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा जितने मैंने पढ़ाया है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ क्लियर खत्म होता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने एक नया टॉपिक, दैट इज द सिंपल पेंडुलम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिंपल पेंडुलम के बारे में। देखो सिंपल पेंडुलम कुछ भी नहीं है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखो जो सबसे पहला सिंपल पेंडुलम इन्वेंट किया गया था 1656 में एक डच साइंटिस्ट के द्वारा। इन 1656 डच साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, क्रिश्चियन हाइजेंस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला पेंडुलम इन्वेंट किया था। अच्छा, एक और पर्सन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने एक ऑब्जर्व किया था वो चीज जिसके द्वारा इन द साइंटिस्ट ने सिंपल पेंडुलम को इन्वेंट किया है। इन्होंने क्या, ये जो गैलीलियो गैलीली है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम किसी भी मास को हंग करें एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसका जो टू एंड फ्रो मोशन है, जो इस साइड जाएगा एंड देन इस साइड जाएगा, वो दोनों ही मोशन सेम टाइम में कवर किया जाएगा। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और इसी को देख के बनाया गया था सिंपल पेंडुलम। देखो अब सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान टॉपिक और आप बचपन से पढ़ते हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है। बॉब का मतलब होता है एक आयरन बॉल। एक आयरन बॉल होती है, जैसा कि एक पॉइंट एक धागे के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू क्लॉक से जुड़ा हुआ होता है आगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, फ्रीली ऑसिलेट करता है। अभी ऑसिलेट क्या होता है, देखो ऑसिलेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टू एंड फ्रो मोशन। अभी हम इसको समझते हैं बॉब को। बॉब में कुल 3 पॉइंट होते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो बॉब है, जब वो इस साइड जाती है और वापस इस साइड आती है, इस साइड गई है बॉब और फिर ये वापस इसी साइड चली आई, इसको कहते हैं टू। देन इधर गई है बॉब और फिर से ये इधर चली आई, इसको कहते हैं फ्रो। मतलब ये इधर जाके इस पॉइंट पे आ गई, फिर इधर जाके इस पॉइंट पे आ गई, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जब ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं, यानी ये इस साइड गया, देन इस साइड गया, फिर वापस आके यही रुक गया। ठीक है, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो मैं आपको क्या समझा, जो दूसरा पॉइंट है ये फ्रीली ऑसिलेट करता है। यही मैं आपको समझा रही थी कि जो हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यही ऑब्जर्व किया था कि इसका टू एंड फ्रो मोशन दोनों ही एक टाइम में कवर किया जाता है। क्या होता है, एक टाइम में कवर किया जाता है। अब सिंपल पेंडुलम के कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिन्हों में समझना है। फर्स्ट तो मैंने आपको ऑसिलेशन बता दिया, ऑसिलेशन का मतलब 1 टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। देन हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये जो एक ऑसिलेशन ये इधर गया और फिर इधर आके वापस इधर आ गया, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। देन हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में वो कितने बार ऑसिलेशन लगा रहा है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज, जिसको हम लिखते हैं Hz के फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आप इसको अभी से जानेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए सहायता करेगा। तो जो है एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर। देखो
अब ये आपका बॉब है, ठीक है, ये बॉब है। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? डिस्टेंस, मतलब मैंने अपने घर से अपने स्कूल तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने अपने घर से शॉप तक कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी कवर की, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हम अपने फिक्स्ड पॉइंट से, क्या मैंने बोला कि हम अपने फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूरी तक जा पा रहे हैं और वापस उसी पॉइंट पे आकर रुक रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने बोला, फिर समझते हैं। ये जो बॉब है वो अपने पॉइंट से कितनी दूर तक जाता है ऊपर और फिर वापस आके कितने यहाँ पे रुक जाता है, तो कितनी जितनी तक ये दूरी कवर कर रहा है, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसे आपको डिस्प्लेसमेंट से कवर हुआ, तो अब आपको एम्पलीट्यूड भी समझ में आ जाएगा। एम्पलीट्यूड भी वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का काम है। एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जो बॉब है वो अपनी फिक्स्ड पॉइंट से, इसको जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको कहते हैं मीन पोजीशन। इससे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन, जो कि इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब ये अपने मेन पोजीशन से कितनी दूर तक कवर कर रहा है और वापस अपने पॉइंट पर आ रहा है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो ये कुल चीजें थी जो कि हमें सिंपल पेंडुलम में कवर करनी थी। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। 1650 सॉरी 1656 में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजेंस, जिन्होंने सबसे पहले सिंपल पेंडुलम बनाया था। एक ऑब्जर्वेशन जो कि गैलीलियो गैलीली ने, एक इटालियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन की वजह से इन्होंने पहला सिंपल पेंडुलम बनाया था। कब बनाया था? 1656 में। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किसी को अगर मास को हंग किया जाए एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसको जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन वो एक टाइम में कवर होता है। देन अब सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है और एक स्ट्रिंग होता है। उसका बॉब का एक पॉइंट क्लॉक से जुड़ा रहता है स्ट्रिंग के थ्रू, और दूसरा पॉइंट फ्रीली ऑसिलेट करता रहता है। इसमें चार से पढ़ने को मिलते हैं: ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, टाइम पीरियड। देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज रहते हैं। यू हैव नो कंफ्यूजन ऑन दिस। टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको ऑसिलेशन पर सेकंड। एम्पलीट्यूड ये अपने मेन पोजीशन से लेके कितने दूर तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। आई होप आपको ये सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आपको समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दी फास्ट एंड स्लो मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आर न्यू टॉपिक। तो अब आता है एक नया टॉपिक पर, दैट इज स्लो एंड फास्ट मोशन। देखो अब हम इस पे पढ़ने क्या चाह रहे हैं। देखो जब भी कोई भी कार मूव होती है, मान लो कोई भी दो कार मूव हो रही है एक ही डायरेक्शन में, तो उसको कैसे पता करें कि वो स्लो मोशन में या फिर फास्ट मोशन में, कौन ज्यादा फास्ट है फिर कौन ज्यादा स्लो है। वैसे तो हमारे पास इतना नॉलेज है, इतना सेंस है, बट एक्चुअल में हम कैसे समझे? अच्छा, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? मोशन और रेस्ट, इन दोनों चीजों में पढ़ना पड़ेगा। देखो रेस्ट का मतलब होता है, इस मार्कर को मैंने यहाँ रोक दिया, इसको कहते हैं रेस्ट। ये भी रेस्ट पे है। ये क्या है? रेस्ट पे। जब हम सो जाते हैं तो हम रेस्ट पे रहते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। खैर सोना भी क्रिया ही है, ठीक है। तो अभी क्या है? रेस्ट पर है इन साइंस। बट अभी मैं इसको ही मूव करवाऊं तो ये क्या हो गया? ये जो मूव हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोशन। मोशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्पीड के बारे में। अभी तक हमने टाइम समझ लिया है, टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन द टू इवेंट्स। बट स्पीड क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द स्पीड? सो स्पीड इज द measure of the rate at which an object moves, over a distance in a unit time। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन स्पीड की। मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्पीड उस रेट का मीजर है, उस रेट का माप है जहां पे जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक डिस्टेंस पे ट्रेवल करा होता है। मूव्स क्या होता है? एक टाइम के यूनिट पर, वो सेकंड हो सकता है। अच्छा, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है वैसे? टाइम, सॉरी सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। इसको हम आवर्स और मिनट्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन स्पीड के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्लो एंड फास्ट मोशन। देखो स्लो एंड फास्ट मोशन को पता कर सकते हैं स्पीड के थ्रू। अब कार किसी भी प्रकार के व्हीकल में होता है एक छोटा सा सर्कल,
जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और एक सुई होती है जो कि जिस स्पीड से जितनी तेज चलते हैं उतनी दूर तक ले जाती है। मतलब कि हमारे कार में होता है कि स्पीडोमीटर। अच्छा पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्पीड को मेजर करने के लिए होता है स्पीडोमीटर और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है एक व्हीकल के द्वारा उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ओडोमीटर। ज्यादातर हम गाड़ियों में देखते हैं कि जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर के साथ में ही दिया रहता है। ठीक है, अब इस स्पीडोमीटर के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारी स्पीड तेज है या धीरे। अगर मान लो यहाँ तक पहुंच गई मतलब बहुत ज्यादा तेज है, हमें अपनी गाड़ी 40 के नीचे ही हमेशा चलाना चाहिए। 40 के ऊपर हमें कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आगे एक्सीडेंट का होना की चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो स्पीडोमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ स्पीड इन द व्हीकल, ओडोमीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। ठीक है, अब इसमें कोई भी टाइम नहीं है, या आप स्टार्टिंग से कितना ट्रेवल कर रहे हो ये वो बताता है। अभी स्लो एंड फास्ट मोशन समझ में आया? या अगर इसकी स्पीड ज्यादा रही तो मतलब फास्ट मोशन है, स्लो रही यहाँ पे रही तो मतलब स्लो मोशन है। अच्छा, मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आपको मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स में ये यूनिफॉर्म होता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब अपने लोग समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तभी हम टाइम कितना ट्रैवल हुआ है, टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है और स्पीड कितनी है यही हम पता तभी हम लगा सकते हैं जब वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो व्हीकल जो मूव हो रही है एक कांस्टेंट स्पीड में मूव हो, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। अब इसका कारण क्या है, जरूरी क्यों है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे? क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी सो वी कांट फाइंड व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट इज द टाइम। देन हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म में हम बात करेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म में जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट नहीं होती है, सॉरी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ये बैंड्स में जैसे वेरिएबल होते हैं ना, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये वैसे हो जाता है। यानी कि अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कितने स्पीड में गई, कितने नीचे उतर गई, कैसे भी चल रही, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो इसकी वजह से हम ना इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ना डिस्टेंस और ना ही टाइम, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही तब ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी, जहां पे हम इसकी कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने कैलकुलेशन पर।